डायरेक्शन कोसाइन में हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाल ली थी। x1 y1 z1 की वैल्यू निकालने के बाद अब आते हैं, हमने बात किया था कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन दरअसल कुछ नहीं, किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन को बताने के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं उसे हम 3D में डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जैसे 2D में हम स्लोप बताया करते थे, स्लोप से हम किसी लाइन के बारे में बताते थे कि उसका इंक्लिनेशन झुकाव कितना है, ठीक उसी तरह 3D में किसी लाइन के डायरेक्शन को बताने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन का यूज करते हैं। होता क्या है, कोई भी लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल का कॉस ले लिया जाए तो वो उस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। हमने x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा लिया था, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा लिया था और z एक्सिस के साथ एंगल गामा लिया था और वहाँ से डेराइव करके हमने x1 y1 z1 की वैल्यू r cos अल्फा, r cos बीटा और r cos गामा तक निकाली थी। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बात यहाँ तक किया था कि डायरेक्शन कोसाइन को हम L, M और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हम L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है और N इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने अक्सर कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि साहब क्या ज़रूरी है कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा हम उसे अल्फा ही कहें, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे बीटा ही कहें और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे गामा ही कहें? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एंगल बन रहा है, मेन ये है, उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। हम अल्फा, बीटा और गामा की जगह थीटा, फाई ऐसे करके किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं। थीटा यूज कर सकते हैं, फाई यूज कर सकते हैं, लैम्डा यूज कर, मतलब एंगल को हम किसी भी दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा, बीटा और गामा जो है सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। हाँ, लेकिन तब बात यहाँ पर एक ये है कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक मानक पैमाना तैयार किया हुआ है कि कल की डेट में अगर हमने किसी को अल्फ़ा बताया कि एक लाइन जो है वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि अल्फ़ा एंगल जो है वो एक्स के साथ ही बनता है। अब आपने अपने लिए अगर थीटा बोल लिया कि नहीं साहब हमको अल्फ़ा पसंद नहीं आ रहा है, चलो हम एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना देते हैं। आप अपनी जगह सही हो, आप अपने एंगल को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन कल के डेट में जब आप चार आदमियों के बीच में जाके बात करोगे तो आप बोलोगे थीटा, तो थीटा बोलने से सामने वाला नहीं समझेगा। अल्फा बोलेंगे तो सामने वाला तुरंत समझेगा कि हाँ अल्फा अगर बोला गया तो ये एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमें अल्फा, बीटा और गामा ही यूज करना है। अल्फा, बीटा और गामा एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, सिर्फ नोटेशन है, सिंबल है, आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। वैसे ही एल, एम और एन भी जो हैं सिंबल हैं, स्टैंडर्ड हैं। एल बोलने का मतलब कि जो आपका कॉस अल्फा का वैल्यू होगा वही एल आएगा। अब कल के डेट में आप इसको पी, क्यू, आर नाम दे दें तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं आप नाम, लेकिन वही बात है स्टैंडर्ड की। आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे तो जो एक स्टैंडर्ड पैमाना सेट है हम उसे फॉलो करते हैं। अब एल, एम और एन के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जो कि डायरेक्शन कोसाइन की होती है। हमें ये पता है कि एल, एम और एन जो है किसी भी लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन का किसी भी लाइन सेगमेंट के ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइन अगर होते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। इसे आप याद रखिएगा। किसी भी लाइन सेगमेंट के 3D में, 3D की बात हम कर रहे हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो एल, एम और एन हैं
और ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो। आप बोलेंगे साहब हम कैसे मान लें? चलिए हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि इस कथन अपने आप में सत्य है कि नहीं है। इसके पहले कि हम इस कथन की जांच करें, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर और बची है। थोड़ी सी चर्चा ये बची है, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ओपी की लंबाई हमने r ली थी, ओपी की लंबाई हमने r मानी थी। अब आइए, बिंदु P का निर्देशांक आपको याद है, बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 z1 था। P के कोऑर्डिनेट्स जो थे x1 y1 z1 थे, और ये O जो है क्या है? O जो अपने आप में ओरिजिन है, ओरिजिन मूल बिंदु है, मतलब इसके निर्देशांक 0 0 0 होंगे। अब हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि O से लेकर P तक की लंबाई, O से लेकर P तक की लंबाई r है। अब आइए, O जो है पॉइंट कोऑर्डिनेट के रूप में अगर इसको देखेंगे O को, तो ये 0 0 0 है। यहाँ पर हमारा पॉइंट O है और इसके निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, और यहाँ पर पॉइंट जो है P है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। चूँकि हम 3D चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 3D में अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, दूरी निकालने के लिए बोला जाए, तो ये दूरी को हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इसको लिखेंगे कैसे? OP इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा। यानी ये OP जो है अंडर रूट x1 माइनस 0, तो केवल x1 बचेगा, तो ये x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों में अगर मैंने वर्ग कर दिया, तब यहां से OP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब होल स्क्वायर होगा, इसका जब वर्ग होगा, तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए, O से लेकर P तक की दूरी को हमने r बताया था, तो इस OP की जगह पर हम r लिख सकते हैं। तो यहां से r स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आ रहा है। इस रिजल्ट को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने r स्क्वायर की वैल्यू x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर निकाला है। ठीक, अब आइए, हम बात करने वाले थे कि ये रिलेशन जो है अपने आप में सत्य है या नहीं है। चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। हम इसका LHS लेते हैं। इसका LHS क्या है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अच्छा, ये L क्या होता है? L जो है हमारा कॉस अल्फा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस M क्या होता है? M होता है कॉस बीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस N क्या होता है? N होता है हमारा कॉस गामा, तो ये हमारा कॉस गामा का होल स्क्वायर होगा। ये हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा लिखा है। अब आइए, यहाँ से अगर आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल पाएं, कॉस अल्फा की वैल्यू r को आप इधर भेज दीजिए, r जब इधर आ जाएगा तो ये बनेगा x1 अपॉन r। दिखा x1 अपॉन r, तो यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं x1 अपॉन r का
होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो y1 अपॉन आर आएगा। तो यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू y1 अपॉन आर इसका होल स्क्वायर, और यहाँ कॉस गामा की वैल्यू अगर हम देखें तो z1 अपॉन आर है। तो यहाँ से ये z1 अपॉन आर का होल स्क्वायर। तब तक ये हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर ऊपर नीचे सब जगह लग जाएगा। ये स्क्वायर अगर ऊपर नीचे लगेगा तो ये हमारा बनेगा x1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तब ये हिस्सा हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ पर अपॉन में आर स्क्वायर आएगा और ऊपर में हमारा बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो जो सबसे आखिरी लाइन हमने लिखी है जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। आर स्क्वायर की वैल्यू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर है। यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या आर स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब कटेगा तो क्या बचेगा? 1 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कुछ नहीं 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, किसी भी रेखा की जो दिक्कोजाएं होती हैं, उनके वर्गों का योग 1 के बराबर होता है, उसके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। ये बात थी। डायरेक्शन रेशियो की इस प्रॉपर्टी को ध्यान से याद रखिएगा, समझ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन के टॉपिक पर। यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। आप सोच रहे होंगे 3D के चैप्टर में वेक्टर कहाँ से आ गया? 3D के चैप्टर में वेक्टर कंबाइंड है। जब हम लोग पढ़ते हैं तब वेक्टर और 3D ये दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें वेक्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 3D जो है बहुत आराम से समझ में आता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर हिंदी में अगर आप इसे जाने, हिंदी में अगर इस टॉपिक ये हेडिंग देखना है तो हिंदी में ये हेडिंग है किसी दिए गए दिशा में इकाई सदिश। किसी दिए गए दिशा में इकाई सदिश। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइंस की। ये डायरेक्शन कोसाइन से ही रिलेटेड ये भी टॉपिक है। दरअसल क्या है, बात हमने किया था कि किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन, किसी भी लाइन के दिशा को जानने के लिए हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन को जानना रहता है। डायरेक्शन कोसाइन की जानकारी से हमें किसी भी लाइन के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। मतलब अगर किसी आदमी ने या किसी ने भी हमें किसी लाइन के कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के बारे में बता दिया कि एक लाइन है और वो लाइन का कॉस अल्फा इतना है, कॉस बीटा इतना है और कॉस गामा इतना है, तब हम उस लाइन के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वो लाइन इस डायरेक्शन में गया होगा।
इस डायरेक्शन में गया होगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा चीज, डायरेक्शन कोसाइन नाम में जो कॉस यूज होता है वो कॉस ही क्यों यूज होता है, साइन क्यों नहीं यूज हुआ था, या टेन थीटा क्यों नहीं यूज हुआ था, इसके बारे में भी समझ लीजिए। आपको याद होगा जब हम लोगों ने ये x1, y1 और z1 की वैल्यू निकाली थी, तो x1, y1, z1 की वैल्यू हम कैसे निकाले थे? x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था? x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने OAP ट्रायंगल लिया था। OAP ट्रायंगल को हमने कुछ इस तरह से बनाया था। 90 डिग्री हमारा A पर था, यहाँ पर हमारा O और ये हमारा P, और अल्फा एंगल जो है वो यहाँ पर बना था। अब समझिएगा, O से लेकर A तक जो था ये हमारा x1 था, और O से लेकर P तक जो था ये हमारा R था। तो हमें जो रिलेशन चाहिए था, हमें जो संबंध चाहिए था, वो OA और OP के बीच का चाहिए था, और OA और OP के बीच का रिलेशन केवल कॉस से मिल सकता है। साइन से या टेन से हम OA और OP के बीच का रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन नाम पड़ा था। डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्शन जो है दिशा बताने के लिए, और कोसाइन किसी एंगल का कॉस ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमको जिस रिजल्ट की हमें तलाश है वो केवल कॉस से मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों पड़ा था। इसमें कॉस की ही जरूरत क्यों थी? साइन या टेन से क्या काम नहीं चलता? साइन थीटा या साइन अल्फा अगर लेते या टेन अल्फा लेते तो उससे हमारा एक्स का रिलेशन आर के साथ नहीं आता। यही चीज आप बाकियों पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हर जगह हमें कॉस की ही जरूरत पड़ी है, इसलिए नाम डायरेक्शन कोसाइन पड़ा। बहरहाल हम बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। बात करते हैं सबसे पहले यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इकाई सदिश हम उस सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण 1 हो। वेक्टर चैप्टर में हमने इस बात को पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 हिस्से होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरह से मॉड वेक्टर ए लिखते हैं, और इसके डायरेक्शन के लिए ए कैप लिखते हैं, और यही ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, और ये ए कैप जो है कैसे निकाला जाता है? इस मॉड को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, यानी वेक्टर ए में अगर हमने वेक्टर ए के मॉड से डिवाइड कर दिया, वेक्टर ए में उसी वेक्टर ए के मॉड से अगर हमने डिवाइड कर दिया, तो जो हमें मिलता है वो यूनिट वेक्टर मिलता है, यानी डायरेक्शन मिलता है। कैप से केवल डायरेक्शन पता चलता है, दिशा पता चलता है। यहाँ तक की बात हमने वेक्टर में की थी। अब इसी किस्से कहानी को हम वेक्टर में लेके चलते हैं। सेम फिगर, सेम चीज, हर चीज, बस अब इसको हम वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। अब आइए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको पता है, पॉइंट P का आपको कोऑर्डिनेट पता है, बिंदु P के निर्देशांक पता है, x1, y1, z1। अब किसी भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में जब लिखना हो, किसी भी पॉइंट को जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तब कैसे लिखते हैं? हमें बिंदु P का स्थिति सदिश लिखना है, हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P जो है उसका पोजीशन वेक्टर, बिंदु P के स्थिति सदिश ये हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। वेक्टर के फॉर्म में x वाले डायरेक्शन में हम i कैप लगाते हैं, y के डायरेक्शन में j कैप लगाते हैं, और z के डायरेक्शन में k कैप लगाते हैं। चलिए, ये बात हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P का। अब हम बात करते हैं वेक्टर OP की। अभी थोड़ी देर पहले हम लाइन में थे, लाइन OP बोला था हमने। अब हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर देखना है तो हम वेक्टर OP कहेंगे।
वेक्टर ओपी को हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ओपी का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। ओ क्या? ओ जो है हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, वो 0 0 0 ही रहता है। 0i प्लस 0j प्लस 0k सब में कैप रहेगा। तो यहाँ से ओपी वेक्टर जो निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ये पी का पोजीशन वेक्टर है। और ओ का पोजीशन वेक्टर 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। वेक्टर्स को माइनस करते समय आई में से आई को, जे में से जे को और के में से के को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सॉल्व करके देखिए, आपका ओपी वेक्टर जो है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप ही आएगा। ये ओपी वेक्टर निकला। अब अगर मैं आपसे पूछूं ओपी वेक्टर का मॉड, ओपी वेक्टर का मॉड, किसी भी वेक्टर का मॉड जब निकाला जाता है तो रूट अंडर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से इसका जब मॉड निकलेगा तो ये आ जाएगा रूट अंडर आई कैप का कोफिशिएंट हमारा x1 था, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आएगा। ये हमारा इसका मॉड निकल गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश कैसे? वेक्टर अगर हमारा ओपी है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमारा होगा ओपी कैप। वेक्टर हमारा ओपी है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट डायरेक्शन जो होगा ओपी कैप होगा। और ये कैसे निकलेगा? ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ओपी वेक्टर से निकलेगा। किसी भी वेक्टर में अगर उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो मिलता है वो यूनिट वेक्टर मिलता है। चलिए साहब डिवाइड कर देते हैं। ओपी वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर है हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये है हमारा यूनिट वेक्टर, सॉरी ये है हमारा ओपी वेक्टर है। अपॉन डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? मॉड से। किसके मॉड से? ओपी के मॉड से। ठीक, ओपी का मॉड हमने ये निकाला। इसे जब हमने देखा तो हमें कुछ और याद आया। देखिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। कितना निकला था? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर r स्क्वायर निकला था। क्यों ना इतना लंबा कौन लिखने जाए, इसको हम क्या रूट अंडर r स्क्वायर नहीं बोल सकते? अरे भाई, ये पूरा का पूरा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर r स्क्वायर होता है, तो लिख देते हैं r स्क्वायर। रूट के अंदर अगर r स्क्वायर में है, यहां से तो बाहर निकल कर ये r बन जाएगा। इतना लंबा लिखने से ज्यादा अच्छा हम इसको खाली r लिख दें। चलिए, यहां पर ओपी वेक्टर का मॉड जो है, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना निकल गया? r। क्या अब आप यहां से इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? इसको आप अलग करके सोचिए। अलग करके क्या होगा? यहां से ओपी कैप इज इक्वल टू, जब मैं इसको अलग करूंगा तो क्या आप यहां से इस बात को देख पा रहे हैं? x1 अपॉन r आई कैप प्लस y1 अपॉन r जे कैप प्लस z1 अपॉन r के कैप। ये नजर आया? यहां तक ये नजर आया?
इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां पर ध्यान से देखिए, x1 अपॉन आर है, x1 अपॉन आर। सोचिए, ये r को अगर मैं इधर लाकर डिवाइड कर दूं तो क्या ये x1 अपॉन आर नजर आया? x1 अपॉन आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास x1 अपॉन आर है, इस x1 अपॉन आर की जगह पर हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तब यहां से हमारे पास क्या आएगा? ओपी कैप इज इक्वल टू x1 अपॉन आर जो है ये है हमारा कॉस अल्फा और साथ में आई कैप। y1 अपॉन आर, y1 अपॉन आर क्या कॉस बीटा होता है? तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस कॉस बीटा और ये हमारा जे कैप। और ये z1 अपॉन आर क्या होगा? ये z1 अपॉन आर और कुछ नहीं, कॉस गामा और यहां पर के कैप। और कुछ याद आया? और कुछ याद आया? क्या याद आया? ये याद आया कि कॉस अल्फा जो होता है और कुछ नहीं एल कहलाता है। और ये हमारा आई कैप वैसे का वैसे ही प्लस कॉस बीटा जो है और कुछ नहीं एम कहलाता है। साथ में ये हमारा जे कैप, फिर यहाँ प्लस और कॉस गामा जो है और कुछ नहीं एन कहलाता है और साथ में के कैप है। फिर से कुछ याद आया, इस बार याद आया कि एल एम और एन जो हैं और कुछ नहीं डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। यानी यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, अगर हमने कभी यूनिट वेक्टर निकाला तो यूनिट वेक्टर में आई का, जे का और के का जो कोफिशिएंट होगा, आई का, जे का और के का जो गुणांक होगा वो और कुछ नहीं यूनिट वो जो है गुणांक हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। क्या बात बताई मैंने? अगर हमने कभी यूनिट वेक्टर निकाला, अगर हमारा कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। आई कैप, जे कैप और के कैप का जो गुणांक होगा वो उसके दिक् कोज्याएं होंगी। अब यहां पर एक बात और समझिए, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये ओपी कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ओपी कैप यूनिट वेक्टर है, ओपी कैप यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर तो हमने उसको कहा था ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, वही है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले एक चीज और समझिए, ये अपने आप में एक वेक्टर है कि नहीं है? ये अपने आप में एक वेक्टर है। क्यों है वेक्टर? क्योंकि इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लगा है। अब ये यूनिट वेक्टर है कैसे पता? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो वो अपने आप में यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करते हैं। अगर इतना करते हैं भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को भी बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कुछ नहीं 1 होता है, यानी रूट अंडर 1 तो ये 1 ही आएगा। अगर ये 1 आ गया तो इसका मतलब कि इस पूरे वेक्टर का जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो ये 1 आ गया। 1 आ गया मतलब वाकई में
ये ओपी कैप जो है अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है। इस जानकारी को ध्यान से समझिएगा, लगे वीडियो को 2 बार या 3 बार रिप्ले करके देखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत आराम से आप सॉल्व करके लेके चले जाएंगे। बस बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है। समझना क्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे तब अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर, आपके माइंड में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो उस लाइन का या उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा।